हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर की। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, जब तक आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका, क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका नहीं पता होगा, तब तक आप कभी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर मिले और आपका एक भी नंबर न कटे। और 100 में 100 नंबर किस कंडीशन में दिया जाता है। अगर आज की इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो। आप लकी इंसान इसलिए भी हो क्योंकि ये जो कॉपी लिखो की वीडियो आप देख रहे हो, आप एक स्वयं एग्जामिनर से देख रहे हो। मैं 6 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं और मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इस बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखी गई थी और बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर थे वो कैसी कॉपी लिखे थे। तो आज की अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देख लेते हो तो 110% मैं 100% 110% गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। देखो, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे कॉपी लिखे की वीडियो देखे होंगे, बट ये जो तरीका है जीनियस एवं आपको एकदम जेन्युइन तरीका है। ये तरीका आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया, तो ये तरीका आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 10th 12th बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में कॉपी लिखने के लिए हमने यहाँ पे बहुत कुछ ले रखा है। यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है और यहाँ पे एक OMR सीट भी ले रखा है। इसी के सहायता से आज की इस वीडियो में हम आपको कॉपी लिखकर बताने वाले हो। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी भी क्वेश्चन के आंसर लिखने का बेस्ट तरीका नहीं जान पाओगे। तो यहाँ पे देखो, आज की इस वीडियो को बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है कि आपको 100 में 100 नंबर मिले और किस कंडीशन में 100 में 100 नंबर दिया जाता है ये भी देखेंगे। और इसके साथ ही साथ ऐसे लिखो तो आपको 100% मार्क्स पक्का मिलेगा, ठीक है, आपका एक भी नंबर यहां से नहीं कटने वाला। और बोर्ड एग्जाम में टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। बोर्ड में आपको कॉपी मिलते ही क्या करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है कि आपको जो मार्क्स है वो 100% मिले। इसका भी मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो मेरे नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, बट मैं उसका भी सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी पुअर हो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैं एग्जामिनर से बात किया और जब हम लोग कॉपी चेक करते हो तो अब जब खाली होते बैठते एक जगह तो सभी एग्जामिनर से मैं ये डिस्कस करता हूं जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, जो फाइनल एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। हमने पूछा कि हैंड राइटिंग पे नंबर कटता है क्या, तो वो बोले कि हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं कटता है। तो मैं बोला कि भाई नंबर जो है वो कटते कहाँ है, तो जो सभी ने बताया वो एक ही चीज बताया। वो चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उसी चीज को हम बताएंगे। एंड इसके बाद आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है, ठीक, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। प्रारंभ करना जिसे देखकर टीचर जो है, आपके एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाए और पूरे नंबरों की 100% बारिश कर दे, वो ट्रिक आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये कोई क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है और कोई क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है। लेकिन अगर टॉपर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन पेपर को लिखता है और एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है तो दोनों के नंबर अलग अलग क्यों आते हैं। आप कहोगे कि मैं पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर कर कर आया था, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया था, बट मुझे 70 में कितने नंबर मिल गए, मुझे 70 में केवल 50 मार्क्स मिले।
भाई ये अपना 20 मार्क्स कहाँ पे खोया। अगर आज की इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आप दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि ये 20 नंबर अपना कहाँ पे खोया है, यानी इसके जो 10 से 15 नंबर 20 नंबर है ये कहाँ कट जाते हैं। तो ये चीजें आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती करता है, और हर एक नॉर्मल स्टूडेंट ये गलती करता है और बाद में बहुत ज्यादा पछताता है। तो बाद में पछताने से अच्छा आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक वॉच कर लोगे तो आप ये कभी आपके 10 जो 15 से 20 नंबर कट रहे हैं ये कभी नहीं कटेंगे, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे 100 में 100 नंबर मिल जाता है। ठीक है, 100 में 100 नंबर मिलकर एक टॉपर स्टूडेंट बनता है। वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखेगा अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को तो उसे कितना मिलेगा, उसे 75 से 80 नंबर ही मिलेंगे। तो भाई ये जो अपना जो ये 20 से 25 नंबर खो रहा है ये कहाँ पे खो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के नंबर जो है वो अलग अलग क्यों मिल रहे हैं ये भी चीजें हम देखेंगे। एंड इसके साथ ही साथ आपको बोर्ड के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपकी ये कमेंट थी कि हमें किस पेन का यूज करना है, यानी किस पेन का हमें यूज करना है जिससे एग्जामिनर भी खुश हो जाए और हमारे एक भी नंबर ना कटे, और क्वेश्चन पेपर जो लिखा जाए, जो आंसर शीट लिखा जाए वो एकदम सुंदर और स्मूथ लिखा जाए। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखना। सबसे पहले तो हमें सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बट जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है ये ट्रिक आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जहां से आपको 110% उसके 100% मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद आपको ये कुछ चीजें हैं जो कि हम बीच बीच में अभी बात करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी कुछ चीजें बचे हैं जिसको हम बीच में बात करेंगे, इसको एक तरफ रखते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जिसकी सहायता से हम पूरी कॉपी को क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, और एक आंसर शीट है जो कि हाई स्कूल में भरा जाता है, और इसको एक तरफ रखते हैं, इसको लास्ट में भरेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर शीट है जहां पे मैं पूरी की पूरी यहाँ पे आपको लिखकर बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है। तो एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपको एक पेन कौन कौन से ले जाने। सबसे पहले तो 2 ब्लू पेन लेने हैं। ठीक है, 2 ब्लू लेने हैं एंड 2 ब्लैक पेन लेना है, एक स्केच लेना है। आपको स्केच का यूज करना है कि नहीं इस वीडियो में हम जानेंगे, आप कर सकते हो कि नहीं। एक हाइलाइटर लेना है जो कि टॉपर ऑलरेडी इसका यूज करते हुए आ रहे हैं और उनके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं इससे। तो इसका यूज कैसे और कहाँ करना है ये भी चीजें देखेंगे। और एक 30 सेमी का स्केल, जब भी आप स्केल ले जाओ तो आपको 30 सेमी का ही स्केल ले जाना है। क्यों ले जाना है 30 सेमी का स्केल, ये 30 सेमी का है क्योंकि आपकी ये जो कॉपी होती है ये 20 सेमी की होती है। अगर 15 सेमी की स्केल लेकर जाओगे तो आपको जो एक बार तो 15 खींच लिए, फिर 5 सेमी और जब खींचने जाओगे तो वहां पे लाइन टेढ़ी हो जाती है और आपके टाइम भी वेस्ट होते हैं। इसलिए आपको 30 सेमी का स्केल लेकर जाना है। और इसके साथ ही साथ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इन सभी को एक तरफ रखते हुए कि जो हाई स्कूल होता है और इंटरमीडिएट होता है उसमें कॉपी लिखने की प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे हमारे पास एक हाई स्कूल की भी बोर्ड की कॉपी है एंड यहाँ पे इंटरमीडिएट की भी कॉपी है। एक चीज केवल इसमें अंतर होता है कि हाई स्कूल में हाई स्कूल लिखा होता है, इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट लिखा होता है। ठीक है, और बाकी सभी सेम होते हैं। अनुक्रमांक, अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित, संकेतांक, परीक्षा का दिन, पाली सभी सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। तो किसी एक आंसर शीट को हम भर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस आंसर शीट को हम भर लेते हैं। तो इस आंसर शीट में सबसे पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना होता है, और यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जहाँ पे एक परीक्षार्थी का अनुक्रमांक दे रखा है। इस अनुक्रमांक को हमें क्या भरना है, सबसे पहले अंकों में भरना है, यानी जो चीजें लिखा है उसी चीज को यहाँ पे हमें भर देना। जैसे 12, 32, 99, 72, 57, तो यहाँ पे हम भर देंगे 12, 32, 99। तो यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले अंकों में भरा, यानी जो चीजें लिखी थी आपका अनुक्रमांक 10 अंकों का याद करके जाना है, अंकों में भर दिया। अब इसी चीज को हमें किस में भरना है, शब्दों में। शब्दों में भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 लिखा गया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे एंड हमें कोई कामा नहीं लगाना। 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, गलती आप लोग क्या करते हो कि कामा लगा देते हो। इसे आप ब्लू एंड ब्लैक दोनों पेन से भर सकते हो, लेकिन ब्लू से भरा हुआ अच्छा दिखता है। ठीक है, 2 और 3 लिखा है तो 3 भर देना है, यानी कोई आपको कामा नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कामा नहीं लगाया तो आपको इसी तरह से लिखना, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इसी तरह से पूरा हम भर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसको किस में भर दिया, शब्दों में भर दिया। अब यहाँ पे हमें विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक 3 चीज भरना होता है। तो विषय जो है, हमारी जो विषय वो क्या है, हिंदी है, ठीक है। हमारी जो विषय है वो क्या है, हिंदी। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, हिंदी। ये हमने हिंदी भर दिया। अब देखो, एक जो प्रश्न पत्र होता है 10th और 12th दोनों में प्रश्न पत्र हिंदी का केवल होता है, ठीक है। एक होता है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या भर देंगे, केवल। अब इसके बाद जो तीसरा इसमें आता है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जैसे आपका ये मेरा प्रश्न पत्र, इस पे अंकित संकेतांक क्या है, 801 HK। तो हमको इन बॉक्स में क्या भरना, 801 HK। ये हमने भर दिया। अब इसके बाद जो परीक्षा का दिन है, परीक्षा के दिन हमारा सोमवार, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, सोमवार। ये हो गया। अब यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली लिखने की बात आती है। तो हमारी परीक्षा जो है वो 24 फरवरी से, तो हम यहाँ पे 24/2/2025 इस तरह से डेट लिख देंगे। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, तिथि एवं पाली दे रखा था, आपको एक कामा लगाना है। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, जो हाई स्कूल में प्रथम पाली होता है और इंटरमीडिएट में द्वितीय पाली होता है। तो अब यहाँ पे हम हाई स्कूल का भरे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रथम पाली, और इंटरमीडिएट वाली क्या लिखेंगे, द्वितीय पाली। तो यहाँ पे हमने भर दिया ये। अब यहाँ पे आता है केंद्र का नाम, आपका जहां पे सेंटर गया होगा, जो आपको कार्ड मिलता है एडमिट कार्ड, उस पे आपके केंद्र का नाम रहेगा, मतलब जहां पे सेंटर गया उसी का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। मैं एक सेंटर का नाम लिख देता हूं। यहाँ पे हमने एक सेंटर का नाम लिख दिया। अब देखो, इसके बाद हम यहाँ पे पूरी कॉपी हमारी भर गई। इसी तरह से आपको बोर्ड में कॉपी को पूरा भरना है। एंड भरने के बाद यहाँ से शुरू होता है हमारा फ्रंट पेज, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले में स्केल की काम आ गई है, ठीक है। आपको कॉपी क्वेश्चन पेपर से पहले मिलता है, तो आपको एक स्केल की ज्यादा दूरी, इस स्केल की मोटाई से एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर पूरी पाई आपको क्या कर लेना है, खींच लेना है, जैसे यहाँ पे मैं खींच रहा हूं। अब यहाँ पे आता है स्केच का उपयोग। आप एग्जाम में स्केच का उपयोग कर सकते हो कि नहीं, आप 110% स्केच का उपयोग कर सकते हो। बट आप जो भी स्केच लेना, आप ये ध्यान देना कि वो स्केच ज्यादा मोटा ना चलता हो, इस पार लिखने पर उस पार ना छपता हो, यानी बिल्कुल पतला और हल्का स्केच लेकर जाना, ठीक है। अगर स्केच इसलिए मना किया जाता है आपको कि स्केच आप कभी लेते हो तो बहुत ज्यादा गाढ़ा चलता है, जिससे वो खराब कर देता है उधर का। तो बिल्कुल न्यू स्केच लेकर जाना और उसे चलाकर देख लेना है, ठीक है। तो 110% स्केच जो है पूरी तरह से बोर्ड में अलाउ है। तो यहाँ पे एक स्केल की ज्यादा की दूरी लेकर हम यहाँ पे पाई खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने स्केल से क्या किया, पूरा का पूरा इस तरह से पाई खींच लिया, जैसे हमने खींचा, आपको इस तरह से खींचना है। एंड इसका जो ये फ्रंट पेज है, फ्रंट के बिल्कुल हेड पर आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 2025 हिंदी का ये पेपर है, तो यहाँ पे खंड अ में जो आता है आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आता है। 10 में इसका आंसर OMR शीट पे दिया जाता है, वही 12th में आपको इस तरह से कॉपी पर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे खंड अ है, जी किस टाइप के प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर इस तरह से लिख दिया जाता है, जो जो सही होता है। और इसे हाई स्कूल में क्या किया जाता है, OMR शीट पर इसका उत्तर अंकित किया जाता है। और यहाँ पे आपके कोई नंबर नहीं करते, ठीक है। एक नंबर वाले पे पूरा का पूरा नंबर मिलते हैं। मेन जो चीजें आपकी शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, खंड ब से, ठीक है। खंड ब में आपको किस टाइप के प्रश्न है, खंड ब में हमें वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न देते हैं। आपका जो मेन खेल चालू होता है नंबर कटने का, वो होता है खंड ब से, ठीक है। खंड ब में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलता है, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। और यहां से आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स लाने होते हैं, और इसी में आप पे नंबर कटते हैं और बढ़ते हैं, दोनों चीज यहां से होता है। बट अगर आपको लिखने का तरीका पता है तो आज के बाद आपका एक भी नंबर यहां नहीं कटने वाला। सबसे पहले हम कौन सा खंड कर रहे हैं और खंड ब में किस टाइप के क्वेश्चन, ये हमें कॉपी पर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी पर आते हैं, और यहाँ पे मैं स्केच का भी उपयोग करके आपको दिखाऊंगा, कॉपी लिख के और ब्लैक पेन से, दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेड पे क्या लिखेंगे, खंड ब कर रहे तो हम लिखेंगे खंड ब। यहाँ पे हमने खंड ब डाल दिया, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया ऊपर खंड ब। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्णनात्मक प्रश्न।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। मैं इसको इसकी ब्लैक पेन से भी लिखकर बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न तो लिख दिया। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी लिखना है, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसके नीचे डबल पाई खींच देंगे स्केल से, तब यहाँ पे इसके नीचे डबल पाई खींच दिया और प्रश्नोत्तर संख्या 21 करे तो यहाँ पे 21 डाल देंगे। इतना काम हमने कर लिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, एक हिंट्स देना है एग्जामिनर को, क्योंकि ये जो गद्यांश आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश आते हैं। एग्जामिनर को ये पता चल जाए आसानी से कि आपने किस गद्यांश को हल किया, कि एक ये आता है, एक इसके इधर अथवा करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अथवा का करेंगे तो यहाँ पे अथवा लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या के बाद। अगर यही वाला करते हैं तो अथवा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हिंट्स देंगे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले गद्य करें तो यहाँ पे एक छोटा सा गद्य लिखेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद इसकी शुरुआत 1 से 2 अक्षर और लास्ट की 1 से 2 अक्षर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत 1 से 2 अक्षर क्या है, ईस्या का यही तक लिखेंगे, फिर भोगनी पड़ती है, इतना हम लिखते हैं अभी। इसके बाद डैश 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 इस तरह से लगा देंगे, भोगनी पड़ती। यहां पे हमने पूरा का पूरा इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके जस्ट बाद ये जो आता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आया है, ठीक है, 6 मार्क्स का आया है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमसे पूछ रखा है ये संदर्भ। संदर्भ के लिए 2 चीजें पता होनी चाहिए, पहला तो पाठ का नाम पता होना चाहिए, किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। एंड दूसरा पता होना चाहिए कि इसकी जो लेखक है वो कौन है। अगर ये 2 चीजें पता है तब हम संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। अगर ना पता हो तो इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे। अब देखो पाठ का नाम जो है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो ईस्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिए गए, और इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। अब इतना लिखेंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। इसे लिखना कैसे है, सबसे पहले तो संदर्भ, इसका लिखना क्या है, संदर्भ लिखना है। ये किस नंबर पे है, पहले नंबर पे, तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, पहला नंबर डालेंगे, ठीक है। पहला नंबर, पहले में क्या है संदर्भ, तो यहाँ पे लिख देंगे संदर्भ। स्केल से इसके नीचे डबल पाई खींच लेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ डालें। अब इसके बाद लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, इतना लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हमने इतना लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इसके बाद हमें ब्लैक से किस पाठ से है, ये हिंदी हमारा विषय, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। हिंदी को किससे लिखेंगे, हर समय हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा। हिंदी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना हमें लिखना है, ठीक। गद्य खंड में संकलित। अब ये किस पाठ से लिया गया, इसके शीर्षक को हम ब्लैक पेन से और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ये पाठ से लिया गया, ईस्या तू न गई मेरे मन से। अब इतना हमने लिख गया कि ईस्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया, और इसे इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। यहाँ पे कामा लगाया और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ईस्या तू न गई मेरे पाठ से लिया गया, और इस पाठ के लेखक, ठीक है, इस पाठ के लेखक, अगर यही हम पद्यांश लिखते तो कभी लिखते, लेकिन हम यहाँ पे गद्यांश लिख रहे हैं तो इसमें क्या होते हैं, लेखक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस पाठ के लेखक, इस पाठ के जो लेखक है उन्हें ब्लैक पेन से लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को किससे लिखेंगे, हम ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा संदर्भ जो 2 नंबर के लिए पक्का हो गया। यहाँ से 2 नंबर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, ईस्या तू न गई मेरे मन से ब्लैक पेन से, हिंदी को ब्लैक पेन से। इस पाठ के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी हिंदी की पेपर है इसमें क्या आता है, दूसरा नंबर पे आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
अब व्याख्या किसकी करनी है, ये जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश में यहां से लेकर यहां तक के शब्द के नीचे एक रेखा खींचा गया, इस तरह का एक लाइन खींचा गया, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। इसमें व्याख्या जैसे जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, मतलब कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या जो है वो अपना घर बना लेती है, मतलब उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, घर बनाने का मतलब उत्पन्न हो जाती है, रहने लगती है, वह उन चीजों का आनंद नहीं उठा पाता, वो उन चीजों से लाभ नहीं ले पाता है जो उसके पास मौजूद है, जो उसके पास है। ठीक है, मतलब अपने शब्दों में जैसे यहाँ पे आनंद का मतलब फायदा नहीं उठा सकता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है, बल्कि जो उनके पास धन दौलत है उससे वो दुख उठाता है, तो मतलब दुखी रहता है। इसी को मतलब थोड़े थोड़े चीजों को अपने शब्दों में बनाकर लिखना। सबसे पहली चीजें में क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने से पहले में क्या करना है, जैसे हम संदर्भ लिखते हैं 1 2 3 लाइन छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या डालना है, दूसरा नंबर डालना है। ठीक है, हमने 2 लाइन छोड़ा और यहाँ पे डाला दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हमें हेडिंग डालना है। इतना लिखने के बाद स्केल से इसके नीचे डबल पाई खींच देंगे। यहां पे हमने हेडिंग डाल दिया दूसरे नंबर पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पे व्याख्या लिखने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना है, ये लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, ये लिख सकते हो। उपयुक्त पंक्ति में लेखक कहता है, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त नहीं लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, इस तरह से। देखो ये सभी गद्यांश में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, इतना चीज सभी में लिखना। इसके बाद ही आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या में इसको व्याख्या करना है, जैसे यहां से लेकर यहां तक की अपने शब्दों में व्याख्या करना। जैसे ईर्ष्या नामक विचारधारा, हम यहां से लिखेंगे ईर्ष्या नामक विचारधारा। यहां पर देखो हम यहां पे पूरी की पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिए। ठीक है, लिखे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि ईर्ष्या नामक जो मनोविकार है एक विचित्र वरदान है, जिसके हृदय में यह भाव आ जाता है वो अपनी वस्तुओं से सुखी, ठीक है, यहाँ पे अपनी वस्तुओं से सुखी नहीं होता है, अपितु अन्य व्यक्तियों के पास होने वाली वस्तुओं के कारण ही वो दुखी रहता है। ठीक है, और इसके बाद इधर आगे इसका लिखा गया है, इधर देखो यहाँ पे है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की तुलना अन्य व्यक्ति से करता रहता है, तुलना में जो उसे अभाव उसे स्वयं में मिलते हुए उसकी हृदय में काटते रहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, इतना हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पे ब्लैक पेन का उपयोग किया है। ठीक है, आप ब्लैक पेन का भी उपयोग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे खंड ब डाला गया, वर्णनात्मक प्रश्न डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या 21 है, गद्य ईर्ष्या का यही डैश डैश भोगनी पड़ती है। संदर्भ हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से, गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक को ब्लैक पेन से। इस पाठ के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, अब देखो इतना लिख लिया, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लिया। अब आपको क्या करना, अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तब आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हमारी भी हैंड राइटिंग खराब है, और देखो अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप जिस पेन से लिख रहे हो इस पेन से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए, जैसे एक पेन की मोटाई इतना है, इसके बीच रखो तो ये सटे ना एक दूसरे से दूर रहे। तो ये अगर आपकी हैंडराइटिंग पुअर है तो देखने में अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही साथ आप जिस भी, अगर आपके हैंडराइटिंग पे नंबर नहीं कटेंगे, जैसे कोई बच्चा तिरछा लिखता है इस तरह से, ठीक है, 90 डिग्री से कम डिग्री पर लिखता है न्यून कोड पे, तो पूरी कॉपी आपको तिरछा लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन तिरछा लिखे फिर सीधा लिखे फिर इस तरह का लिखे, तो ये देखने में आपको बहुत खराब लगेगी और आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप सीधा लिखते हो तो पूरा 90 डिग्री पे लिखते हो तो पूरी कॉपी 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तिरछा लिखते हो तो पूरी कॉपी तिरछा, अगर 90 डिग्री से ज्यादा पे लिखते हो इस तरह का तिरछा तो पूरी कॉपी उससे वैसे लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे बहुत चीजें मैं आपको बात करूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है, क्या था कि आपको बोर्ड पेन में किस पेन का यूज करना है। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपको जेल पेन का यूज तो कतई नहीं करना है। आपको किस पेन का यूज करना है,
बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। और इसके साथ ही साथ किस कंपनी का पेन आप ले सकते हो, सबसे बेस्ट जो कंपनी आती है वो एल्कोस की आती है। ठीक है, एल्कोस है, सेलो है, इसके बाद पेंटोनिक है, पेंटोनिक बहुत सारे, और रेनॉल्ड का जो पेन आता है थोड़ा एक महंगा 50 रुपया में आता है और वो भी अच्छा होता है। और इसके साथ ही साथ एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको जिस पेन से बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना, आप पूरे साल उसी पेन से लिखो, मतलब उसी कंपनी का पेन यूज करो। कोई बच्चा 4 रुपए वाली पेन जो आती है, ठीक है, लिको पिको, उससे भी लिखता है, तो आप उसी से लिखो, क्योंकि हैंड राइटिंग आपकी हाथ जो उसी पर बैठी रहती है। ठीक है, ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम आया और उस दिन 100 रुपया का पेन ले लिया, मोटा मोटा पेन ले लिया, आपके हाथ में नहीं बैठ रहा। जिस भी पेन का यूज करो बोर्ड एग्जाम में, उसको 1-2 दिन पहले घर पे चला लो, तभी बोर्ड एग्जाम में ले जाओ यूज करने। ठीक है, तो आप पेंटोनिक के साथ जा सकते हो, एल्कोस के साथ जा सकते हो, सेलो के साथ जा सकते हो, रेनॉल्ड के साथ जा सकते हो, और बहुत सारी कंपनी के पेन आते हैं जो कि आप जा सकते हो। ठीक है, ये वाला भी पेन काफी इस कंपनी का अच्छा आता है, LINC वाला, ये काफी अच्छा पेन, इसके साथ भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो और क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसके आंसर हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले अगर ये गद्यांश हमारे में आता है तो इसके उत्तर हमें नहीं आ रहा तो हमें कैसे लिखना है। सबसे मेन चीज तो खंड ब आपको डालना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसी चीज को टीचर देखकर खुश हो जाएगा। और एग्जामिनर जो होते काफी फास्ट होते कॉपी चेक करने वाले, वो आपको क्या करते हैं, पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। खंड ब डाला, वर्णनात्मक प्रश्न डाला, प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला, ये गद्य डाला, गद्य में के लिए सब कुछ इसी से मिल रहा है आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहाँ शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, लास्ट के 1 से 2 अक्षर यहाँ पे लिखा, डैश डैश लगाकर संदर्भ हेडिंग डाला। और इसके बाद मेन चीज यहाँ पे आती है, इतना तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना तक तो रहेगा। ठीक है, हिंदी को ब्लैक पेन से, अब यहाँ पे अगर आपको इसका शीर्षक नहीं पता है तो ब्लू पेन से पहले या दूसरे पार्ट का लिखना है। ठीक है, अगर नहीं पता तो, और इसके लेखक नहीं पता है तो पहले या दूसरे पार्ट के लेखक ब्लू पेन से लिखना, तब आपको ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या बात आ जाता है, इतना तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना तो लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना, नहीं आता है तो यहां से उठाना है और यहां तक एक लाइन आपको बेसी इसमें अधिक लिख देना है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया और यहां से भी हमको 2 नंबर मिल गए। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है, जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढना पड़ता है। जैसे कि, ठीक है, ईर्ष्या की किन विशेषताओं को उल्लेख किया गया है। नंबर 3 है, सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइन का गैप करेंगे। एक क्वेश्चन को हल करने के बाद हमें 1, 2, 3 लाइन का गैप करना, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को हल किया है, ताकि उसको कॉपी चेक करने में काफी आसानी होती है। तो जब भी एक क्वेश्चन ऊपर खत्म हो तो 1, 2, 3 लाइन का आपको हर समय गैप करके ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर था तो हमने 3 नंबर डाला है, यानी जिस भी क्वेश्चन को लिखो आप क्वेश्चन नंबर और वो कौन से नंबर का है ये जरूर आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लेखक ने बताया, इससे जिस व्यक्ति में घर बना लेती है, जिसकी हृदय में घर बना लेती है, वो अपने पास मौजूद संसाधनों का लाभ नहीं ले पाता है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो करते हैं कि वो क्या करते हैं कि इसके पूरे माथे को नहीं भरते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे हमने राम लिखा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से काट दिए। जैसे हमने यहाँ पे अल्लाह लिखा, तो ये क्या करेंगे, अल्लाह लिखने के बाद इस तरह से कर देंगे, यानी कि पूरा का पूरा इसका माथा नहीं भरते हैं, यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर समय पूरा का पूरा माथा भरना है। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, ठीक है, जैसे अरिहंत में अपना लिखता हूं नाम, तो अगर यहाँ पे हम अरिहंत लिखे तो अगर इस तरह से लिखकर इस तरह से छोड़ दें तो ये यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और इसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में और क्या क्या चीजें आती हैं कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा एंड हो जाता है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, और जब भी हम प्रश्न 22 नंबर करेंगे तो इसको क्या करेंगे, यहां से हमें 3 लाइन का गैप करके लिखना है। ठीक है, बट यहाँ पे ना हमें जगह कम बच रहा है, जिससे हम संदर्भ भी नहीं लिख पाएंगे। इस वजह से हमें इसको क्या कर देना है, इस पेज को हमें छोड़ देना है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना भी होता तो हम कितना 1, 2, 3 लाइन छोड़कर और यहां से हम क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम प्रश्नोत्तर संख्या 22 डालते हैं। बट यहाँ पे जगह अगर आपको 4 लाइन 5 लाइन बचता है तो इसको छोड़कर हमें नेक्स्ट पेज से कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ निबंध और ऐसे बताऊंगा, जीवन परिचय बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। और आपको 22 नंबर में देखो आता क्या है, पद्यांश। पद्यांश जब भी आप करोगे
तो आपको ऊपर 22 नंबर डालना है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पे पद डालकर शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के, जैसे हमने यहाँ पे गद्य डाला, आपको क्या डालना है, पद डालना है। संदर्भ लिखना है, इसमें जो हमने लेखक लिखा ना, इस पाठ के लेखक, इसमें आपको कवि या रचयिता लिखना होता है। जैसे जो पुराने कवि जैसे कबीरदास हो गए, रसखान हो गए, तुलसीदास जी हो गए, ये क्या है, रचयिता लिखेंगे इनके लिए। और जो नए कवि हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे सुमित्रानंदन पंत हो गया, ठीक है, इनके लिए हम क्या लिखेंगे, महादेवी वर्मा हो गया, इनके लिए हम कवित्री महादेवी वर्मा के लिए, जैसे महिला है तो उन्हें कवित्री लिखेंगे, अगर पुरुष है तो कवि लिखेंगे, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान देना है। एक चीज देखकर टीचर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे मेन चीज है बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों को सीरियल से करने की आप पूरी कोशिश करना। इससे एग्जामिनर का समय बचता है और कॉपी चेक करने में आसानी होती है। आपको प्रत्येक खंड को नए पेज से शुरू करना है। जैसे यहाँ पे ये जो पेपर है, इसमें क्या है, खंड अ है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो क्या है, यहाँ पे खंड अ है, इसको एक पेज से शुरू किया। अगर कोई इसके बाद यहाँ पे क्या जाता है खंड ब, तो खंड ब को हम क्या शुरू करेंगे, नए पेज से। खंड स, जैसे अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो जाता है और आगे नया खंड है, तो यहां से हम नहीं शुरू करेंगे, उसको नेक्स्ट पेज पे खंड स लिखेंगे, खंड द लिखेंगे, नए पेज से शुरू करना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। इससे एग्जामिनर काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनका समय बचता है, क्योंकि एग्जामिनर फ्रंट वाली पेज पर बार बार उन सब चीजों को चढ़ाता है कि तीसरे नंबर में इतना, तीसरे वाले में 3 नंबर पाया, चौथे वाले में 5 नंबर पाया, तो ये उनको आसानी हो जाती है, उनका समय बचता है। और प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है, ठीक है। और शुरुआत के 2 से, आप कहोगे कि सर इतना करने में मुझे समय जाएगा, तो मैं सिर्फ कहता हूं शुरुआत के 2 से 3 पेज आप सुंदर लिखो और वही प्रश्न करो जो आपको अच्छे से आते हो। और देखो एग्जामिनर काफी फास्ट होता है, अगर वो शुरू से 1 से 2 पेज देखा कि बच्चा सुंदर लिखा है, क्योंकि वहां पे आप नहीं होते, आपकी कॉपी आपकी औकात बताती है, ये बता देगी कि जो आपने जो लिखा वो सही लिखा है और बिल्कुल सही तरीका लिखने का फॉलो किया। तो एग्जामिनर क्या होता है, काफी फास्ट होता है और आपको एक अच्छा स्टूडेंट समझकर उसी हिसाब से पूरी कॉपी में आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा। सभी एग्जामिनर जानते हैं कि लास्ट में समय कम बचता है, जिससे कि आप जल्दी जल्दी लिखते हो, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बैठती। तो शुरुआत के 2 से 3 पेज को मेंटेन करना, अच्छी हैंड राइटिंग, उसमें कट पिट बिल्कुल भी ना करना और साफ सुथरी कॉपी लिखना। अगर जैसे एक रामा हमने लिखा, अगर ये गलती राम लिख रहे थे रामा लिखा गया, तो आपको अगर इसको काटना है तो मत काटो, इसी तरह से रहने दो। अगर काटना भी चाहते हो तो आपको सिर्फ इस तरह से काटना, इस तरह से नहीं काटना, ये गलत तरीका है काटने का, ठीक है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में, ठीक है, कभी भी गलत चीजें मत लिखो। अभी भी इस बार भी कॉपी बहुत ज्यादा वायरल होती है और बच्चे लिखे थे हमारी बताने के बाद भी, ठीक है। आत्महत्या मत लिखो कि मैं सर मजबूरी है, मैं पढ़ नहीं पाया, अगर नहीं पास करोगे तो आत्महत्या कर लो। गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, लव स्टोरी और धार्मिक चिन्ह बहुत सारे बच्चे इस तरह के बनाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। कोई ये बनाता है, कोई ओम बल लिख देता है, कोई अपना धर्म 786 लिख देता है, अल्लाह लिख देता है, भगवान लिखता है, राम लिखता है। ये सब चीजें बोर्ड पूरी तरह से इलीगल है, इसे अलाउ नहीं करता। अगर टीचर चाहे तो आप पे कार्रवाई कर दे, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको ये गालियां, कस्में, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह नहीं लिखना है। 3 घंटे का समय होता है, आप उससे रिलेटेड कीवर्ड बना बना कर लिखो। बट ये सब चीजें लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, अगर मिलता जुलता कुछ लिखोगे तो उसके नंबर मिल जाएंगे। ये तो हो गई। अब इसके बाद हमें आता है इसमें लिखने को जीवन परिचय। देखिए यहाँ पे जीवन परिचय जो आता है वो 5 नंबर का आता है। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी किन्हीं प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। इनको लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जयशंकर प्रसाद का लिखने से पहले आप जिस भी लिख रहे हो लेखक का, तो लेखक परिचय कवि का लिखेंगे तो कवि परिचय यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क लिख रहे तो यहाँ पे डालेंगे, और जिनका भी जीवन परिचय डाल रहे उनका सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लिखा होना चाहिए। ये चीजें तो आपको उसी में से मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में से। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स में एक संक्षिप्त परिचय लिखना है, इसी को एग्जामिनर देखेगा और यहाँ पे आपको पूरा नंबर दे देगा। तो इसमें क्या रहेगा, नाम रहेगा जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889, स्थान इनका, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं और मृत्यु, ये चीजें रहेंगी 5 चीजें। इसके बाद देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म लिख रहे थे, यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखो यहाँ पे जब भी आप लिखो जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है, तो ये जो जयशंकर प्रसाद है छायावादी के प्रमुख कवि है, ठीक है। तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ऐसे लिखोगे तो और 4 चांद लग जाएगा। और इसके साथ ही साथ सन लिखे हो,
तो सन क्या होगा, सन को ब्लैक पेन से, जिस सन में जन्म लिए ब्लैक पेन से, और इनके माता के नाम, पिता के नाम को ब्लैक पेन से, इनकी माता को नाम से, इनकी प्रमुख उपलब्धियां और कुछ इनकी शिक्षाएं जो जो इन्होंने पढ़ा है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी ने ब्लैक पेन से। अब देखो यहाँ पे हमारा काम आया हाईलाइटर का। ठीक है, हाईलाइटर से क्या किया जाता है कि जो चीज आप ब्लैक से लिखते हो उसे एक बार केवल हाईलाइट कर देना। ठीक है, हाईलाइट करने से ये काफी टॉपर इसका यूज करते हैं, और हमने बहुत सारी कॉपी चेक किया जिसमें बहुत सुंदर लग रहा था, और बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखते तो उसमें इंग्लिश में कोटेशन भी डालते तो वो भी काफी अच्छा लगता है, उस पर नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसका यूज करोगे, ब्लैक से लिखिए, इसको हाईलाइट आप कर सकते हो। तो इस तरह से पूरा जीवन परिचय यहां तक लिखोगे तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। अब इसके लिए 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं महाकाव्य कामिनी, नाटक अजातशत्रु, उपन्यास कंकाल तितली। तब जाकर आपको यहाँ पे 2 नंबर इसके मिलेंगे, 3 नंबर उसके, 5 नंबर मिले। ठीक है, इसके बाद आपको क्या आता है, इसमें कवि का परिचय आता है तो उसी तरह लिखने ला। अब इसके बाद आता है आपको 28 नंबर पे प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। प्रार्थना पत्र लिखते हो आप, जीवन परिचय लिखते हो आप, या निबंध लिखते हो, इसके लिए आपको हर समय नए पेज लेना है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर भी इंड होता है तो इसके बाद अगर हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो नए पेज से शुरू करेंगे, निबंध लिखेंगे तो नए पेज से शुरू करेंगे, वो प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो नए पेज से शुरू करेंगे, जीवन परिचय भी नए पेज से शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तब हमें क्या लिखना है, 4 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। इसे कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखा गया। सबसे पहले ऊपर आपको क्या डालना है, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लिख रहे तो पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से क्या शुरू करना है, सेवा में के बाद एक कामा लगाना है। ठीक है, में एक बिंदु रहेगा। अब जहां पे ये कामा खत्म होता है वहीं से श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अब इसके बाद ये जहां के प्रधानाचार्य हैं आपके स्कूल का नाम रहेगा, जैसे यहाँ पे HV इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहीं के प्रधानाचार्य। इसके बाद इसमें विषय जो होता है 4 चांद लगा देता है, किस विषय पर लिख रहे, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में है उसी विषय पर लिखना है। जैसे यहाँ पे विषय के आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं कि सेवा में जहां पे इंड हुआ है वहीं उसके जस्ट नीचे से आपको क्या स्टार्ट करना है, महोदय। महोदय ब्लैक पेन रहेगा और एक कामा रहेगा, और जहां पे कामा लगेगा वहीं से शुरू होगा। सविनय निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य हो जाने के कारण मैं दिनांक इस तारीख से इस तारीख कॉलेज जाने में असमर्थ हूँ। इतना लिखने के बाद आपको जितना भी यहाँ इंड हो जाए उसके इतना छोड़कर अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि 1 दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ब्लैक पेन से आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम नहीं लिखना है, क ग कक्षा 10, और यहाँ पे धन्यवाद ब्लैक पेन से और दिनांक। इस तरह से पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, और इसके लिए हर समय क्या करना है, एक नए पेज को लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन आता है जो कि 7 नंबर का आता है। यहाँ पे कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। अब देखो इसको लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या डालेंगे, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 30। जिस भी टाइटल पे लिख रहे हैं उसकी टाइटल यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। सबसे पहले यहाँ पे रूपरेखा डालेंगे। इसके बाद जितने इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने इतने हेडिंग के अंतर्गत पूरे निबंध को कवर किया है। इसमें प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, उपसहार। फर्स्ट और लास्ट हेडिंग जो है सेम सभी में होती है। अब यहाँ पे देखो प्रस्तावना हेडिंग डाला गया है पहला, और यहाँ पे इनकी जो आप थोड़ा सा कोटेशन जानते हो उसको बीच में ब्लैक पेन से शुरू में ही लिख दो। ठीक है, ये देखने में इंग्लिश में जानते हो, हिंदी में बेरोजगारी से रिलेटेड उसको लिख दो कोटेशन। ये देखने में 4 चांद लगाने के गूगल से मंगा कर लिख लेना। और यहाँ पे देखो इसकी बेरोजगारी का अर्थ जो है उसको ब्लैक पेन से लिखा गया कि इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी व्यक्ति को, यहाँ पे व्यक्ति को उचित रोजगार का न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। अब इसको हम क्या किससे लिखे, ब्लैक पेन से लिखे और हाईलाइट करते हुए लिखे। हाइलाइटर का यूज किए, इससे देखने में सुंदर लगता है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज हो उसे हमें किससे लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइट करते हुए। इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है और ये तुरंत दिख जाता है। नेक्स्ट कैसे लिखा गया आगे का, यहाँ पे बेरोजगारी के अर्थ को इस तरह से हेडिंग डालकर लिखा गया है, बेरोजगारी का कारण इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाते चलूं, और यहाँ पे देखो बेरोजगारी को रोकने का उपाय यहाँ पे हेडिंग डालकर लिखा गया है, और लास्ट हेडिंग जो है उपसहार, इस तरह से इसको लिखा गया है। जो भी चीजें ब्लैक से, इंपॉर्टेंट चीजें ब्लैक से लिखो और उसे हाईलाइट करके लिखो। तो ये पूरी कॉपी लिखने की प्रोसेस हो गई। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में।